नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि क्या होता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर की बात करें तो अखबारों के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आते हैं जिनमें एग्रीकल्चर यानी कि खेती के बारे में बहुत सारी अच्छी न्यूज़ होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन आर्टिकल को हमारे पास समय ना होने के कारण या फिर उतनी क्षमता ना होने के कारण या फिर लैंग्वेज बैरियर के कारण हम लोग कई बार उन आर्टिकल तक नहीं पहुंच पाते। तो अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि द हिंदू, ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, इन न्यूज़ के अंदर या इन अखबारों के अंदर जो भी अच्छे आर्टिकल आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। तो आज एक काफी अच्छा आर्टिकल है जो कि कल आया था द हिंदू के अंदर। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और मैं डेफिनेटली इसको बहुत ही अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस आर्टिकल को पूरा इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में अनुवाद करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या बोला गया है और आने वाले स्थिति में आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो आज प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई थी, भारत के अंदर किसानों के अंदर एक होड़ लग गई थी कि कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा। और उसी होड़ में हम लोग कुछ भूल गए कि हमारी जो थाली है ना, उसके अंदर जो खाना आ रहा है वो आपका वाकई में पौष्टिक है कि नहीं है, उसमें उतने आवश्यक तत्व है कि नहीं है जो हमारे शरीर को आवश्यक है, और उसी के साथ क्या उसमें कोई ऐसा जहर तो नहीं आ रहा जिससे हमारा आने वाला स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं उसके बारे में, और कुछ फैक्ट ऐसे बताए गए हैं जो कि वाकई में चौंकाने वाले हैं। पूरे सेशन के अंत तक बने रहिएगा, काफी अच्छी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस आर्टिकल के अंदर यील्ड कांट बी सोल इंडिकेटर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब हमारा केवल उत्पादन को ही बढ़ाना एग्रीकल्चर का केवल अच्छा संकेत नहीं हो सकता। हमें उत्पादन के साथ साथ आपका जो भोजन है, आपका जो फूड है, उसमें आवश्यक तत्व है कि नहीं है। जैसे एक खाने को हम लोग क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है वो बहुत सारे आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है। उसमें आपका जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है ना। तो वही फूड हमें जब ये प्रोवाइड नहीं करवा पाता तो उस फूड का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन करना या फिर आपका एग्रीकल्चर का उत्पादन करना केवल उसकी यील्ड को यानी कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाना ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं। क्या है जरा देखते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक यहां पर ये लाइन लिखी है, इसी से हम लोग इसको पूरा समझ सकते हैं। क्या लिखा है? इट इज टाइम टू चैंपियन ए न्यू पैराडिज्म where agriculture success is measured by the ability to nourish people, sustain livelihood and protect our planet फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब एक्चुअल में यहां पर क्या है कि ये जो आपका आर्टिकल है वो आपका वर्ल्ड फूड डे यानी कि कल 16 अक्टूबर था, तो उसके दिन पर इसको लिखा गया था। अब आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड फूड डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एफएओ है उसके एस्टेब्लिश्ड डे पर बनाया जाता है। उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और जिनकी मेजर थीम यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है कि आपका हर भोजन जो हर एक पर्सन तक आपका जो है फूड पहुँचे और वो भी बेटर फॉर्म में पहुँचे, उनको आवश्यक तत्व जो भी रिक्वायरमेंट है वो उन तक पहुँचने चाहिए। तो उसी के दिन पर इसको आर्टिकल को लिखा गया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है कि इंडिया लाइक द मोस्ट कंट्री अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर थ्रू द गोल्डन मैट्रिक ऑफ फील्ड। मतलब यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि जैसे बाकी कंट्रीज आपका एग्रीकल्चर को मेजर करते हैं कि कैसे एक खेत में से एक छोटा सा जो टुकड़ा है उसमें से मैक्सिमम उत्पादन कैसे करें, उसको उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि पर एकड़ कितना उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, पर हेक्टेयर कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग एग्रीकल्चर को मेजर करते हैं। और आज अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया जब से भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे भारत की पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बढ़ती जनसंख्या के लिए यह बहुत जरूरी था कि जो फूड है उसकी प्लेट के अंदर आए, और उसी समय हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे यूएसए, इटली जैसी कंट्रीज के ऊपर कि हमें वहां से अपना भोजन जो था वो मंगवाना पड़ रहा था। और उसी समय हमारे भारत के अंदर भी जब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय हमारे देश के अंदर साइंटिस्ट और किसानों के अंदर एक प्रकार का एक जुनून आ गया, एक जोश आ गया कि कैसे न कैसे करके भारत को सशक्त बनाया जाए, भारत को एक ऐसी कंट्री बनाया जाए जो अपने भोजन को खुद उगा सकता है और हम लोग दूसरे देशों को भी इंपोर्ट करें। और वही आपका हुआ। वाकई में 1980 तक आते आते हमारा भारत देश जो है वो सशक्त हो चुका था और हम लोगों ने इतना अच्छा प्रोडक्शन कर लिया था कि हम अपने देश के लोगों को खिला सकते थे। उसके बाद में कई समस्याएं भी आई, कभी अकाल पड़ा, लेकिन 1990 तक आते आते हम अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन कर चुके थे। लेकिन हम लोग एक चीज को खो चुके थे, वो क्या था? हमारे खेत के अंदर डाइवर्सिटी।
तो वो नहीं थी। अब देखो आगे बढ़ाता हूं इस बात को, तो यहां पर क्या लिखा है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फोकस ऑन यील्ड एंश्योर फूड फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब जो बढ़ती पॉपुलेशन थी उसके लिए फूड को अवेलेबल करवाना जरूरी था। और इसी के साथ हिस्टोरिकली द एम्फेसिस ऑन द यील्ड स्टेम्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट लैंड इज यूजुअली कंसिडर्ड द मोस्ट स्केयर रिसोर्स अमंग ऑल द इनपुट एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर। मतलब पुराने टाइम के अंदर अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो उस टाइम पर हमारी जो जमीन थी उसको सबसे कहीं ना कहीं कमतर एक प्रकार से इसलिए आंका जाता था क्योंकि वो लगातार ये था कि भाई ये आपकी खराब हो सकती है, भूमि जो है वो खराब हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि रीजन क्या था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी और बढ़ती पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी था कि लैंड जो था हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको लगातार जो है पॉपुलेशन के द्वारा कवर किया जा रहा था। जैसे आज भी आप लोग देखते हो, जो कृषि हो गया, जमीनी है, कृषि हो गया, जो भूमि है, वहां पर हम लोग सड़कें बना रहे हैं, वहां पर हम लोग जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन कहां से करेंगे, और वो भी उस टाइम पे इशू था। लेकिन आज के टाइम पर हमारे सामने एक और प्रॉब्लम भी है, क्या, नाउ द अदर इनपुट सच एज वाटर, प्लांट न्यूट्रिशन, लेबर आल्सो बिकमिंग द स्केर्स। मतलब आज प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो पानी, न्यूट्रिशन, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ में लेबर, इन चीजों की भी शॉर्टेज होती जा रही है, इनकी भी कमी होती जा रही है। और अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, मोर एवर सोलेली मैक्सिमाइजिंग द यील्ड एडवर्सली इंपैक्ट द हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट टाइम द वेरी आउटकम दैट यील्ड मैक्सिमाइजेशन शुड कंट्रीब्यूट टू। अब यहां पर ये लाइन क्या बोलना चाहती है कि आपका जो मैक्सिमम यील्ड है वो यहां पर कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन बीइंग की हेल्थ जो कि प्रोड्यूस कर रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों के ऊपर इंपैक्ट डालती है। कैसे डालती है देखते हैं। द हाई यील्ड मैनी लॉसेस, जितना हम लोग ज्यादा उत्पादन करते हैं उसी के साथ हमारे बहुत सारे नुकसान भी जुड़े होते हैं। अब ये कैसे जुड़े होते हैं देखो, द डबलिंग डाउन द यील्ड हैज लेड टू सिंगुलर एम्फसाइज ऑन एनहेंसिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, quantity of output with little attention to nutritional profile of food being grown. A recent study by the ICR, Indian Council of Agriculture Research, found that chase of high yield varieties for rice and wheat has reduced micronutrient density, with zinc level dropping by 33% in rice and 30% in wheat, and iron dropping by 27% in rice and 19% in the wheat. अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों ने यील्ड के ऊपर फोकस किया, हम लोगों ने प्रति एकड़ आपका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की, उसी के साथ हमने बहुत कुछ खोया। अब वो क्या खोया, तो ICR आप लोग जानते हैं भारत की आज एक मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंसी है एग्रीकल्चर की, उनकी स्टडी के अनुसार अगर हम बात करें तो आज हमारे भारत के अंदर कम से कम जो हमारा गेहूं उत्पादन होता है या चावल उत्पादन होता है, क्योंकि ये गेहूं और चावल आपका एक वो फसल चक्र है जो सबसे ज्यादा भारत में उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो आपका जो पैडी है, यानी कि जिसके अंदर हम राइस की बात करते हैं, तो राइस के अंदर आपका जो जिंक लेवल था, जो ग्रेन होता है उसके अंदर जिंक का लेवल 33% डिक्रीज हो चुका है। जो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर ग्रो करवाते थे राइस की वैरायटीज, और हम आज वैरायटी ग्रो करवाते हैं, तो उनके अंदर जो आवश्यक तत्व थे उसमें जिंक की मात्रा 33% कम हो चुकी है। मतलब अगर आपका 100 ग्राम पहले जिंक था 1 किलोग्राम में, तो वो अभी कितना रह चुका है, अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हो 66 ग्राम रह चुका है। 33% की उसके अंदर क्या आ गई है, कमी आ गई है। उसी प्रकार से वीट के अंदर 30% की कमी आ गई है। अगर 1 किलोग्राम वीट के अंदर अगर 100 ग्राम आपका जिंक था, तो वो यहां पर ये कह सकते हो कि 70 ग्राम ही रह गया है, 30% कम हो गया है। उसी प्रकार से आयरन भी क्या हुआ है, आयरन भी कम हुआ है। आयरन जो है राइस के अंदर, चावल के अंदर 27% कम हो चुका है, और आपका वीट के अंदर 19% की कमी आ चुकी है। अब प्लांट ब्रीडर्स की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग नई वैरायटीज को डेवलप कर रहे हैं। वो मेनली यहां पर प्रोडक्शन को तो फोकस करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल है उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे। तो उस केसेस में यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ इंडियन फूड लीड्स टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब यहां पर अगर ये आपका फूड के अंदर भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी तो क्या होगा, आने वाले टाइम में ऑब्वियस सी बात है हम जो खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी तो उसकी कमी आएगी। उसी प्रकार से ये डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक रिपोर्ट हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, और उस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के अंदर 5 साल
साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1/3 बच्चों में, 100 में से 33 बच्चों के अंदर क्या पाया गया? स्टंटेड, उनकी ग्रोथ कम हो चुकी है, वो बौने हो चुकी हैं, उनकी हाइट कम हो चुकी है। और प्लस में आपका एक और चीज पाई गई, एनीमिक। अप्रोक्सीमेटली 2/3 बच्चों के अंदर, 100 में से 66 बच्चों में, 66 स्टूडेंट्स बच्चों के अंदर क्या पाया गया कि उनके अंदर एनीमिया था, मतलब आयरन की कमी थी। अब देखो, जो आयरन यहां पर था, जिंक था, ये अगर डेफिसिट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है खाने में भी डेफिसिट होगा, और खाने में भी डेफिसिट होगा तो वहां पर वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर भी डालने वाला है। Conventional wisdom is the maximizing yield, maximizing farmer net income, not always the marginal cost at which the additional yield comes in is important to consider with crops response to fertilizer declining by the more than 80%। अब यहां पर क्या है कि हमारा जो पुराना तरीका था उसमें हम लोग फोकस कर रहे थे कि कैसे न कैसे आपका प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो पहले जो शुरुआती दौर के अंदर हमने उन वेराइटीज को जो अपनाया था, जिन किस्मों को हमने ग्रो करवाया था, उन किस्मों का जो उत्पादन था, उन वेराइटीज का जो प्रोडक्शन था, उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा था और उस टाइम पर वो फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स भी करती थी। जो हम लोग उर्वरक उसमें डालते थे, उन उर्वरकों के रिस्पेक्ट में वो वेराइटीज अच्छा खासा उत्पादन करती थी। लेकिन अब जब हम उत्पादन के लिए आपके उर्वरक को डालते हैं तो उन उर्वरक के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आपको जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि कोई आदमी अगर लंबे टाइम से नशा कर रहा है तो पहले उसको जो है एक आपका 30 ml का भी पैक चढ़ जाता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो वो आपका एक बोतल भी गटक जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से वही हालात है कि पहले हम लोग एक जो आपका बोरी यूरिया था वो भी एक खेत में डालते थे तो उससे फर्क पड़ता था, लेकिन आज हम 3 बोरी 4 बोरी भी डाल देते हैं तो उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। तो मतलब वही हालात है कि अभी जो आपका रिस्पॉन्स है फर्टिलाइजर के प्रति क्रॉप का वो बहुत कम हो चुका है और 80% उसमें कमी आई है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब के अंदर आपका बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाद जो है वो डाली जा रही है। एक बात और यहां पर देखने को मिली, वो क्या? Additionally, a singular focus on the maximizing yield may help with the seasonal output but not maximize the आपका यहां पर होल ईयर का जो राउंड। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम लोग इनिशियल लेवल पर जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक बार तो हम उत्पादन बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब पूरे साल के कंपैरेटिव हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पूरे साल भर का उत्पादन है वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि साइकिल जो रोटेशन हम लोग फॉलो करते हैं उस रोटेशन में हम लोग एक ही सीजन में उसका प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं, अगले सीजन में उतना प्रोडक्शन हमारे पास है नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट व्हाइल डिजाइनिंग सीड वैरायटी पे लिटिल रिगार्ड टू ऑन फील्ड सिंबॉटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप एंड विद इन द अक्रॉस सीजन। ऑफन the combination of crop in a season and across the season may not maximize yield in the one season but may maximize the overall nutritional output and profit over the years across season। अब देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें कभी भी प्रोडक्शन की बात जब की जाती है तो उसमें देखो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम फसलों को उगाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में तो हम लोग बढ़ा लेंगे उसमें फर्टिलाइजर डाल के आपके उर्वरकों को डालकर, लेकिन अगले सीजन में क्या होगा, उस वैरायटी का या जो दूसरी आपकी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आपका एक स्टडी की गई, स्टडी कहां पर की गई, आंध्र प्रदेश में की गई, और आंध्र प्रदेश की स्टडी के अंदर पाया गया कि हम लोग इंटरक्रॉपिंग के द्वारा जो आपका अंतः फसलों का एक प्रकार से ये कह सकते हो, जैसे आपकी एक कॉटन की फसल है या फिर शुगर केन की फसल है, अब शुगर केन के जो प्लांट है वो आपके इस प्रकार से ग्रो कर जाएंगे। अब इन शुगर केन के प्लांट के इन बिटवीन हम लोग क्या करें, यहां पर कोई दूसरी क्रॉप को क्या कर दे, ग्रो करवा दे। अब आपको पता है शुगर केन यानी कि गन्ने की जो फसल होती है पूरे एक साल भर की फसल होती है और उसके बीच में हमारे पास समय बहुत सारा होता है और आपके फसल के बीच में गैप भी बहुत होता है, वहां पर आपका वीड यानी कि खरपतवार ग्रो करेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि उस बचे हुए जगह के ऊपर हम कुछ ऐसी छोटी क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं जो कि वहां पर अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब यहां पर वही एग्जांपल जो है यहां पर दिया गया है कि शुगरकेन की क्रॉप को ग्रो करवाया गया आंध्र प्रदेश के अंदर और वहां पर देखा गया कि शुगरकेन के बीच में आपका चिल्ली यानी कि मिर्च, एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल, टोमेटो की बात करें तो टमाटर, कोरिएंडर यानी कि धनिया, अब वहां पर मिर्च, धनिया, आपका बैंगन और इनको क्या किया गया, शुगरकेन के बीच में ग्रो करवाया गया। तो पता चला कि
जब हम पहले मिर्च को आपका हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां पर आपका जो है एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल को ग्रो करवाया जा रहा है, बैंगन की फसल ली जा रही है, फिर हम वहां से जो है आपका टोमेटो यानी कि टमाटर की फसल ले रहे हैं, और फिर हम लोग वहां पर धनिए की फसल ले रहे हैं। तो एक तो पूरे साल भर हमारे पास इनकम जो है आती रही, क्योंकि हम उनको बेचेंगे तो हमारे पास इनकम आएगी ना, पैसा आएगा। अब वही बात यहां पर है कि एक तो पूरे साल भर इनकम मिलेगी, और दूसरा उस लैंड का हमने यूटिलाइज भी कर लिया, और तीसरा हमारा यहां पर है कि उसका हमने एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे वहां पर आपकी एक स्टेबल इनकम भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक प्रॉफिटेबिलिटी जो वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, और प्लस में आपका सस्टेनेबल एक डाइवर्सिफिकेशन भी वहां पर प्रमोट हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहां पर रिकमेंड किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि ए सिंगुलर फोकस ऑन द यील्ड मैक्सिमाइज स्ट्रक्चरली प्रमोट ओनली ए फ्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड एवरीवेयर लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब हम लोग लगातार एक ही प्रकार की वेराइटीज को ग्रो करवाते हैं या सेम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना बड़ा हुआ इसको देखिएगा। इंडिया हैज लॉस्ट अबाउट द 1400 वेराइटीज फॉर द राइस सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब से हमने हरित क्रांति 1966 की बात है, तब से लेकर आज तक भारत लगभग 1,04,000 आपकी जो वाइल्ड प्रजाति थी, जो आपकी जंगली प्रजाति थी चावल की, उनको खो चुका है। उनको अभी ग्रो करवाना भी पॉसिबल नहीं है, उनको हमें रिकवर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो सोच के देखो, 1,04,000 पौधे जिनके अंदर ऐसे ऐसे जीन थे जो कि आज जो मौसम बदल रहा है, जैसे आप लोग देखते हो कि कभी आपका जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी वाटर लॉगिंग हो जाता है, कभी फसल पानी से भर जाती है, कभी बिल्कुल सूख जाता है। तो ये जो चेंज आ रहे हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं, इन बदलावों के अगेंस्ट में, इन बदलावों के आपका विरोध में ऐसी प्रजातियां जो हमारी जंगली प्रजाति थी वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती थी, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करवाई जा सकती थी, वो ज्यादा हमें उत्पादन दे सकती थी, वो हमें ऐसे ऐसे जीन दे सकती थी जिनको हम लोग यूज करके, जिनका प्रयोग करके हम आने वाली किस्मों को बहुत अच्छा बना सकते थे। लेकिन उन प्रजातियों का अभी विलुप्त हो चुका है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अब यही चीज यहां पर है। नेक्स्ट है दिस द undermined agricultural resilience, especially in the wake of intensifying flood, drought, and heat wave to climate change. Many local varieties have proven to be more resilient to such extreme condition. अब क्या हो रहा है, मैं जो आपको बताया कि जैसे लगातार कभी फ्लड आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बिल्कुल आपका पानी नहीं होता है। तो ये जो आपकी अवस्थाएं हैं, ये जो आपकी स्थिति है, इन स्थितियों में निपटने के लिए भारत के अंदर जो पहले की आपकी लोकल, जो उस जगह की आपकी प्रजातियां होती थी, उन प्रजातियों का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता था इन कंडीशन में। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं और उनको वापस लेकर आना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमने केवल उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हमने ऐसी चीजों को खो दिया। नेक्स्ट यहां पर है द चेंज ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप हैज आल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिशियस वन। फॉर इंस्टेंस द एरिया शोन अंडर कोरस सीरियल सच एज मिलेट्स हैज ड्रॉप्ड बाय द 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया। अब यहां पर क्या है, ऐसी फसलों को भी हमने ग्रो करवाना बंद कर दिया। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, आपका मिलेट्स को ग्रो करवाते थे। मिलेट क्या होते हैं, जो आप लोगों के यहां पर पता है कि मोटा अनाज जो हम लोग ग्रो करवाते थे, जैसे बाजरा हो गया या रागी हो गई, इन फसलों को, इनको तो हमने ग्रो करवाना ही बंद कर दिया, इनको तो हमने उगाना ही बंद कर दिया। अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है, लगभग बताया जा रहा है 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो कम हो चुका है पहले के मुकाबले। अब सोच के देखो, इतना एरिया अगर कम हो जाएगा तो यही वो क्रॉप थी जो हमारी क्या करती जा रही थी, प्रोडक्शन बेटर कर सकती थी, या फिर जो आपका मौसम बदल रहा है या जो ये बदलने वाली स्थितियां हैं, इन अवस्थाओं के अंदर, इन स्थितियों के अंदर वो अच्छे से उत्पादन भी दे सकती थी। लेकिन हमने उनका ग्रो करवाना ही बंद कर दिया, हमने तो उनको उगाना ही बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है, लुकिंग एट द बेटर इंडिकेटर। अब देखो यहां पर क्या है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे किन किन चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। पहले तो देखो, भारत में समझने की जरूरत है कि आज हमारे भारत के अंदर ना स्थिति बहुत खराब है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में फार्मर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब ये चैलेंजेस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कैसे यहां पर भारत में जो है चैलेंजेस है। देखो, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि भारत के अंदर जो किसान है उनके पास जमीन जो है वो बहुत कम है ना। उनके पास अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, लगभग बात करें तो उनके पास ज्यादातर किसान जो भारत के अंदर है उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 5 किले
जमीन भी, 5 एकड़ जमीन भी एक किसान के पास नहीं है। ज्यादातर किसान इससे कम जमीन वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो जमीन तो कम है और जितनी भी जमीन है वो भी टुकड़ों में बटी हुई है। कोई 1 एकड़ यहां पर है आपका तो 1 एकड़ आपका 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद है, ये भी एक समस्या है। अगर किसान उत्पादन कर भी लेता है मर तड़कर, है ना, कैसे न कैसे करके, तो मार्केट की बड़ी समस्या आ जाती है उनके लिए। उनको कहां पर भेजा जाए, कहां पर उनको बेचा जाए, वो भी एक समस्या है। फिर अगर वो उत्पादन करता है तो आज हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उनको ज्यादा डालना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो लगातार इनपुट कॉस्ट है, उसको लागत जो है हमारी फसल को उगाने की, वो बढ़ती जा रही है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उसका जो आमदनी है वो बहुत कम होती जा रही है। लगातार किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, लेकिन उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए फार्मर रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है। अब किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो नई तकनीकों को कैसे अपना पाएगा? तो तकनीक तो रोज नहीं आती है, लेकिन उन तकनीकों को किसान यूज नहीं कर सकता, किसान प्रयोग में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ये जो आपकी जितनी भी तकनीक है, जितनी भी आपकी टेक्निक है, उनको यूज करना फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है भाई। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। इसी के साथ में आप एक चीज को और समझिए कि आज जो है प्रेजेंट टाइम में किसान ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो ओल्ड एज है, मतलब उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। जो नए युवा है वो आज खेती में नहीं आना चाहते। नया यूथ जो है एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि ये आपका आज प्रेजेंट टाइम में सोचता है कि अगर मैं एग्रीकल्चर को करता हूं तो एक तो उसमें आमदनी नहीं है और दूसरा वहां से उत्पादन कैसे ले पाऊंगा। और एग्रीकल्चर जहां पर हम स्कीम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जिन स्कीमों को लेकर आती है, जो आपकी अच्छी अच्छी स्कीम आती है, वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। वो तो केवल आपका ये कह लेते हो कि नेताओं के पास ही या नेताओं के जो रिश्तेदार हैं उनके पास ही रह जाती है, या कुछ बचती है तो अधिकारियों के रिश्तेदारों के पास रह जाती है। बाकी कुछ बचा कुचा माल आता है तो वो एक आधे प्रोग्रेसिव फार्मर के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा जो आपका वाकई में छोटा किसान है उसके पास इसका जो वाकई में फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। आज डिजिटल के नाम पर बहुत सारी क्रांति हो चुकी है, लेकिन वो डिजिटल क्रांति असली किसान के पास, उसके पास नहीं पहुंच पा रही है। और यहां पर यही सबसे बड़ी विडंबना है। और किसान बदलना भी नहीं चाहता। क्योंकि किसान बदलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको हर बार किसी न किसी ने ठगा है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुकिंग एट बेटर इंडिकेटर, तो देखो यहां पर क्या है, कुछ सिद्धांत आपके सामने यहां पर शेयर किए जा रहे हैं। ए फ्यू प्रिंसिपल कैन हेल्प अस शेप बेटर इंडिकेटर फॉर द इंडियाज एग्रीकल्चर सिस्टम। फर्स्ट, ओवर फूड सिस्टम impacts the health of our nation and it's dependent on the critical natural resources। देखो क्या है, पहला यहां पर हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन के अंदर जो हमारी थाली है, क्योंकि देखो आखिर में वो भोजन कहां आता है, हमारी थाली में ही आता है। तो हम जो थाली हमारे पास लेकर बैठे हैं उस थाली के अंदर वेराइटीज है कि नहीं है। वेराइटी का मतलब यहां पर यह है कि हम अलग अलग प्रकार का भोजन खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे। हम केवल रोज चावल रोटी तो नहीं खा रहे हैं, हम लोग केवल और गेहूं और चावल ही तो नहीं खा रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ और भी खाएं। लेकिन जो गेहूं और चावल खा रहे हैं उसमें वो आवश्यक तत्व हैं कि नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा जो हेल्थ है ना, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य आपका केवल ये नहीं कि हम लोग यहां पर आपका जो है आदमी के स्वास्थ्य की ही बात करें, हमें मिट्टी का स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा। हमें जो है आपका जो लगातार एनवायरनमेंट है हमारा वो खराब होता जा रहा है ना। अगर हम बात करें तो लगातार आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो भी खराब होता जा रहा है। एनवायरनमेंट में हमारी जो है लगातार प्रॉब्लम आती जा रही है। इसके साथ में बात करें तो आपका पर्यावरण के साथ आपका ह्यूमन बीइंग, आदमी की जो स्वास्थ्य है उसको भी हमने देखना है। उसमें हम लोग जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, इसके अंदर इसको आइडिया लगाने के लिए अब हमें ये नहीं कि केवल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डाटा देख लिया तो बहुत है, नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डाटा क्या बोलता है, हमारा पानी और एनवायरनमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो क्या बोलता है, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि आज प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे जो हमारे रिसोर्स हैं, ऐसे जो हमारे जिनसे हम लोग उत्पादन करते हैं, अगर वो कम हो गए, पानी कम हो गया, अगर मिट्टी खराब हो गई, तो फिर हम आने वाले टाइम में कैसे उत्पादन कर पाएंगे। पर्यावरण खराब हो गया तो कैसे उत्पादन कर पाएंगे, हम तो बीमार ही रहेंगे। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। फिर दूसरा इंडिकेटर यहां पर आता है कि द इंडिकेटर शुड डायरेक्टली एड्रेस द आउटकम। इफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज द गोल, द इंडिकेटर कुड बी न्यूट्रिशनल आउटपुट पर हेक्टेयर पर ईयर एंड ओवर द ईयर्स। मतलब हमें यह देखना है कि एक
आपका एकड़ से कितना उत्पादन हो रहा है वो नहीं हमें फोकस करना, बल्कि एक एकड़ से हम लोग कितना आवश्यक तत्वों को निकाल पा रहे हैं, कितना वो आपकी भोजन के अंदर थाली में आ पा रहा है और उसको हम लोग कितना उपयोग कर पा रहे हैं और उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। इसके साथ में थर्ड मैट्रिसेस सच एज सोइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वाटर यूज एफिशिएंसी एंड फार्म बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी मेनस्ट्रीम। फॉर एग्जांपल द इंक्लूजन ऑफ soil organic carbon in the soil health card is good step. Similarly, the AI powered Sagu Bagu pilot project in the Telangana Khammam district focus on the improving water use efficiency and enhancing the farm biodiversity by providing the farmer with real time data and recommendation for the optimal irrigation and crop management practice। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका सिद्धांत है ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी के अंदर आवश्यक तत्व जो है वो है कि नहीं है। हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव प्रेजेंट है। ये जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये जो जीव है वहां पर, ये एक साइकिल को मेंटेन करते हैं, एक चक्कर बनाते हैं। ये हमारे जो आपका जो फसल के अवशेष होते हैं, जो प्लांट रेजिड्यू होता है, उसको क्या करते हैं, ये खाते हैं, उनको जो है आपका कंज्यूम करते हैं। और धीरे धीरे खाने के बाद क्या होता है कि वो आपका एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल केंचुए की बात करता हूं, आपको पता है केंचुआ क्या करता है, वो आपकी फसल का जो कचरा है उसको खाता है और उसको एक खाद के रूप में बनाता है। और वो खाद जो है वो हमारा फसल क्या करती है, जो हम लोग अगली बार ग्रो करवाते हैं, अगली बार हम जिस फसल को उगाते हैं, वो वहां से क्या करेगी, उन आवश्यक तत्वों को लेगी। और वो आवश्यक तत्व जो लेगी, जितनी हमारी फसल अच्छी होगी उतना ही क्या होगा, हमारे पास अच्छा खाना आएगा। उसी प्रकार से हमारा जो वहां पर मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर हम जब पानी लगाते हैं तो पानी हम लोग बहुत ज्यादा लगा देते हैं, बहुत कम लगा देते हैं, तो पानी को हम लोग उतना अच्छे से उपयोग में नहीं ला पाते, उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि पानी को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, उसका भी अच्छे से उपयोग किया जाए। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, क्योंकि देखो मिट्टी को हमने बहुत ही ज्यादा लाइट ले लिया है, हमने उसको तो जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। हमें ये नहीं पता कि ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत सारे जीवाणुओं का, बहुत सारे जीवों का घर है। और अगर हमने इस घर को बर्बाद कर दिया ना, तो हम भी आने वाले समय में अच्छे से उस मिट्टी से उत्पादन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उस मिट्टी के अंदर हम लोग जो उसके अंदर जीव और जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके परजीव हैं उनको क्या करें, वहां पर आपका बनाए रखें। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से सरकार भी अपना काम कर रही है। और यहां पर एक आपका ये कह सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर तेलंगाना जो राज्य है भारत का, वहां पर एक एआई पावर जो आपका पायलट प्रोजेक्ट वहां पर स्टार्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम है सागू बागू। और उस प्रोजेक्ट में क्या ध्यान दिया जाता है कि वहां पर वो आपका देखते हैं कि पानी की उपयोग को कैसे इंप्रूव किया जाए, वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें, और इसके साथ साथ में आपका जो फील्ड के अंदर, खेत के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा फसलों को कैसे हम लोग ग्रो करवा पाए। वहां पर जो है अलग अलग फसलें उगाना बहुत जरूरी है। फार्म के अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी ही हमारे फील्ड के अंदर आपका जो फसल चक्कर है उसको भी तो आपका बनाएगी, और इसके साथ साथ में जो पर्यावरण हमारा खराब होता जा रहा है उसको भी ये दुरुस्त करेगी। और इसके साथ में जो मिट्टी का पर्यावरण है वो भी खराब होती जा रही है। मिट्टी का जो आपका चक्कर है, मिट्टी के अंदर जो आपका एक साइकिल चलता है वो भी लगातार खत्म होता जा रहा है। मिट्टी के अंदर जो जीव है, आपके जीवाणु हैं आपके, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको आपका वापस से सही करने के लिए इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ही आपका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और चौथा यहां पर है, फोर्थ, वी मस्ट मेजर नॉट ओनली क्रॉप डाइवर्सिटी एट फार्म लेवल बट आल्सो कैप्चर ए लैंडस्केप डाइवर्सिटी स्कोर असेसिंग द रीजन डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप एंड डिग्री ऑफ इनकम डाइवर्सिफिकेशन, ट्रैकिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस थ्रू द मल्टीपल इनकम स्ट्रीम लाइक द इंटरक्रॉपिंग एंड लाइवस्टॉक रेयरिंग। फॉर इंस्टेंस, ए रीजन विद ओनली वन डोमिनेंट क्रॉप इज much more susceptible to price stock and pest attack। अब यहां पर क्या है, ये चीज क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि हमें ये ही नहीं देखना है कि हमारा जो है हमने उत्पादन के साथ हमने आवश्यक तत्वों को जो है थाली में लेकर आना है, हमारी मिट्टी को बचाना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो किसान उत्पादन कर रहा है उस किसान की आमदनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो किसान आपका केवल और केवल फसल का ही तो उत्पादन नहीं कर रहा, उसके अलावा जो पशु पालन है वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका मधुमक्खी पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा एक किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। अगर वो खेत के अंदर एक फसल के साथ साथ ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी करता है, अगर वो फसल के साथ साथ आपका पशु पालन करता है, मधुमक्खी पालन करता है, रेशम कीट पालन करता है, तो उससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि किसान जो है वो इन सब चीजों को अपनाए और अपनी आमदनी को
दुगना करे और इसके साथ साथ में जो आपके भारत के अंदर बढ़ती जनसंख्या है उनके लिए भी क्या करे, आपका जो है जो भोजन है वो उपलब्ध करवा पाए, क्योंकि इस किसान के ऊपर बहुत कुछ आपका क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, ए सिंगल इंडिकेटर कैन नॉट बी जस्टिस टू द मल्टीपल आउटकम दैट द एग्रीकल्चर सिस्टम इज सपोज्ड टू सर्व। चेजिंग yield has put India away from the devastating famine, but that cannot be only goal going forward. With increasing the climate threat and declining the natural resources making our food system vulnerable, it is time to champion a new paradigm where the agriculture success is measured by its ability to nourish people, sustain livelihood and protect our प्लानेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है अंत में कि देखो, हमें यह नहीं कि केवल और केवल एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत पर रहना है, हमें यह नहीं कि केवल और केवल आवश्यक तत्वों को ही देखना है, हमें यह नहीं कि केवल आपका जो है उत्पादन को ही देखना है, हमें यह नहीं कि केवल मिट्टी को ही देखना है, पर्यावरण को देखना है, या हमें यह नहीं कि केवल किसान की आमदनी को देखना है, हमें इन सब चीजों को मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर हमने एक को भी छोड़ दिया पीछे तो फिर हो सकता है कि फिर एक बड़ी समस्या हमारे सामने और होगी। तो हमें इन सभी आपके सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ जोड़कर और फिर आगे चलना होगा, ताकि एक अच्छे से उत्पादन भी कर पाएं और इसके साथ साथ में आपका जो है एक अच्छे लेवल से हम लोग इस देश को खिला भी पाएं, और उसके साथ साथ में जो आपका एक सस्टेनेबल, और यहां पर ये कह सकते हो कि आपका जो है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और बिना जो पर्यावरण के यहां पर जो है उनको मिट्टी को नुकसान पहुंचाए या फिर किसी किसान की आमदनी को नुकसान पहुंचाए, हम ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को भी नुकसान हो। हम चाहेंगे कि यहां पर किसानों की आमदनी भी दुगनी हो, पर्यावरण के ऊपर भी कोई प्रभाव ना पड़े, और जो थाली में भोजन आ रहा है उसमें भी आवश्यक तत्व होने चाहिए, ताकि एक आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा दिमाग होगा, अच्छा दिमाग होगा तो अच्छा जो है आपका ये संसार भी होगा। तो उसी प्रकार से इन चीजों को यहां पर आपका एक स्टेबल मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी बैलेंस की बारे में बात की जा रही है, उसी ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, तो कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। ये आज की मेरी एक पहली शुरुआत थी और इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स हैं जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग या एनवायरमेंट के रिगार्डिंग आते हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं और उससे आपको ये बता पाऊं कि आज के समय में क्या चल रहा है, ताकि आप लोग भी आज के साथ जुड़े रहें। और इन अगर आप करंट इश्यूज को जानते हो, इससे एक तो आप लोग करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहते हो और दूसरी तरफ आप कैसे अपने खेत के अंदर उत्पादन को बढ़ा सकते हो, यह भी आपको जानने को मौका मिलता है। और यहां पर आज की स्थिति क्या है भारतीय किसान की, वो हमें जानने को मौका मिलता है। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ऐसा क्या लगा जो अच्छा था और क्या अच्छा नहीं लगा, यह भी हमें बताइएगा, क्योंकि हमें आपसे एक अच्छे फीडबैक की उम्मीद रहती है ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।